गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को व्यक्ति अध्ययन के विषय में बता रहे थे। व्यक्ति अध्ययन के विषय में हमने आपको आत्म या स्व के ज्ञान के विषय में बताया। इसके पश्चात हमने मायर्स द्वारा बताई गई व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करने के विषय में बताया था। इसके पश्चात आज का हमारा टॉपिक है जानकारी प्राप्त करने की विधियाँ। किन विधियों के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें उसके जीवन एवं परिवेश, कार्यस्थल, कार्य वातावरण, स्वभाव आदि संबंधी जानकारियाँ एकत्र करने के लिए अनेक प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं। व्यक्ति से जो कुछ भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के लिए बच्चों मानकीकृत उपकरणों द्वारा सूचनाएं प्राप्त किया जाता है। ये सूचनाएं वस्तुनिष्ठ होते हुए भी अपूर्ण होती हैं, इसलिए अमानकीकृत उपकरणों तथा विधियों से भी सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। स्ट्रैंग महोदय ने कहा कि संपूर्ण विद्यार्थियों का अध्ययन करने के लिए अभी तक किसी ने भी एक पूर्ण विधि का निर्माण नहीं किया। शायद उत्तम विधि वह है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाए। उनके स्ट्रैंग महोदय का कहना था कि अभी तक कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं हो पाया जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विद्यार्थियों का अध्ययन करें। और संपूर्ण विद्यार्थियों के अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम विधि संपूर्ण विद्यार्थियों का अध्ययन करना। सबसे उत्तम विधि वह विधि होती है जिसमें विद्यार्थियों के विभिन्न परिस्थितियों जिन भी परिस्थितियों में विद्यार्थी रहते हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए। इसी विधि को सबसे उत्तम विधि माना गया। व्यक्ति के जीवन संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया गया और इन प्रविधियों को बच्चों दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग था अमानकीकृत प्रविधियां और दूसरा वर्ग था मानकीकृत प्रविधियां। अमानकीकृत प्रविधियों में बच्चों अमानकीकृत प्रविधियां जो थी उनमें जिन विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता था वह विधियां थी। सबसे पहले प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न बनाकर प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है और उसमें हाँ और नहीं का ऑप्शन दिया जाता है। तो प्रश्नावली विधि के माध्यम से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर लिया जाता है। उस उत्तर के आधार पे व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी ली जाती है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके पश्चात आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में व्यक्ति से आमने सामने बैठकर प्रश्नावली जब बना लेते हैं
तब व्यक्ति के आमने सामने बैठकर साक्षात्कार के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसके आधार पे निष्कर्ष को निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात आता है बच्चों प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि में बच्चों ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण विधि को ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन विधि भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को निरीक्षण किया जाता है, यानी अवलोकन के माध्यम से। जब निर्देशन एवं परामर्शकर्ता जब तक किसी तथ्य का स्वयं निरीक्षण नहीं कर लेता है तब तक उसे वह स्वीकार नहीं करेगा। निरीक्षण के द्वारा वह कुछ संदेह को, भ्रांतियों को दूर कर सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। इसे प्रकार प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात संचयी अभिलेख विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज मिति विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रम निर्धारण विधि, उपाख्यान अभिलेख विधि, आत्मकथा विधि। अमानकीकृत प्रविधियों में जब हम व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं तो इन 9 विधियों का प्रयोग में 9 विधियों को प्रयोग में ले आते हैं। दूसरा प्रकार होता है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण में बच्चों व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करते हैं और अनेक मनोवैज्ञानिक मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता भी है। ऐसा इसलिए करते हैं कि इनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वह अधिक विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ मानी जाती है। साथ ही साथ बच्चों मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति के विषय में उन बातों का भी ज्ञान होता है जो निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले मानकीकृत परीक्षण में हम सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव देखते हैं। अधिकांश मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है, अर्थात व्यक्ति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण में ही मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करना उचित माना जाता है। यह सही है कि कुछ ऐसे मानकीकृत परीक्षण बनाए गए हैं जो सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त होते हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी मतभेद है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रायः अभाव है। इसलिए देश के छात्रों एवं युवकों को वांछनीय शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा है उद्देश्य पूर्ति। किसी भी परीक्षण के लिए सबसे पहले उस परीक्षण को करने से पहले उद्देश्य निर्धारित होता है। तो परीक्षण मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं।
पहला पूर्वानुमान, दूसरा भविष्य पूर्वानुमान, भविष्य कथन, निदान और शोध। परीक्षणों का प्रयोग परीक्षणकर्ता विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विद्यार्थियों की भविष्य की उपयुक्तता के लिए चुनाव आदि में करता है। जब भी परीक्षणों का प्रयोग छात्रों के कॉलेजों अथवा विश्वविद्यालय के प्रवेश में, व्यवसाय के लिए, भविष्य आदि की कथनों में किया जाता है, जो भी परीक्षण किए जाते हैं वह अधिकतर आप देखेंगे कि विद्यार्थियों के कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षण किए जाते हैं, उनका मानसिक आकलन किया जाता है। व्यवसाय के लिए भविष्य कथन के व्यवसाय में भविष्य कथन के लिए कि किस तरह का व्यवसाय बच्चे आगे जाके करेंगे, इसके लिए भविष्य कथन आदि में करते हैं। परीक्षणों के परिणाम व्यक्ति के बारे में भविष्य कथन करते हैं और बताते हैं कि उसे जीवन में किस सीमा तक सफलता मिल सकती है। जो भी परिणाम आता है उसी के आधार पे भविष्य के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है कि वह विद्यार्थी जीवन में किस सीमा तक, उस विद्यार्थी को जीवन में किस सीमा तक सफलता मिल सकती है और उनमें क्या क्या क्षमताएं व योग्यताएं हैं। नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में प्रयोग। परीक्षणों का निर्देशन एवं परामर्श की स्थितियों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे एक छात्र यदि स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तब उसे निर्देशन दाता को सौंप दिया जाता है कि वह पता लगाए कि उसकी असफलता का कारण क्या है। उन असफलताओं के कारणों का पता लगाने के लिए उस विद्यार्थी को निर्देशन दाता को सौंप दिया जाता है। कारणों के पता लगाने के पश्चात ही उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों कई परिकल्पनाओं का निर्माण। बालक का अध्ययन करते समय निर्देशन दाता कई परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। जैसे उस बालक को जिसको निर्देशन दिया जा रहा है, उच्च अध्ययन के लिए बालक में आवश्यक बौद्धिक क्षमता का कम होना, मूल ज्ञान का ही अभाव होना या बालक का गलत प्रकार से अध्ययन करने के कारण अनुत्तीर्ण होना आदि, इन सभी तरह की परिकल्पनाओं का निर्माण निर्देशन दाता करता है। निर्देशन दाता भविष्य में बालकों की क्षमताओं का भविष्य कथन करने के लिए उस बालक पर किए गए परीक्षणों के प्राप्तांक तथा उसी परिस्थिति में अन्य बालकों के प्राप्तांकों की तुलना से करता है कि अन्य बालकों का प्राप्तांक कितना है और उस बालक का प्राप्तांक कितना है जिसको वो निर्देशन एवं परामर्श दे रहा है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों के प्राप्तांकों का प्रयोग। निदान के लिए निर्देशनकर्ता उसी बालक के विभिन्न परीक्षणों के प्राप्तांकों की तुलना करता है जो उसने
विभिन्न परिस्थितियों में जो उसे विभिन्न परिस्थितियों में दिए जाते हैं। और यहाँ पर इस बात पर बल दिया जाता है बच्चों कि बालक के विभिन्न परिस्थितियों में दिए गए परीक्षणों में क्या प्राप्तांक है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन निदान में क्या सहायता प्रदान करता है। निर्देशनकर्ता बालक की कठिनाइयों के कारणों को जानकर ही उसे सहायता व निर्देशन दे सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब उसके परीक्षण किए गए तो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक परीक्षण में उसके क्या अंक आए, उसका वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही वह बालक की कठिनाइयों के कारणों को जान कर ही सहायता एवं निर्देशन प्रदान करता है। इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग नियंत्रित चर के रूप में मानव व्यवहार के वर्णन तथा संबंधों और व्यवहार के अध्ययन के लिए स्थापित परिकल्पनाओं के सत्यापन में किया जाता है। अर्थात हम निष्कर्ष स्वरूप बच्चों ये कह सकते हैं कि परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहारों का विश्लेषण करने में, वर्णन करने में, मूल्यांकन करने में, भविष्य कथन और निर्देशन में सहायता प्रदान करते हैं तथा मानव व्यवहार एवं शिक्षा में संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार से बच्चों मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को उपयोग में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिक मानकीकृत परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण आता है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग बच्चों मानसिक प्रक्रियाओं की खोज, ज्ञान के बीच संबंध तथा सहसंबंध खोजने की योग्यता के लिए किया जाता है। बुद्धि परीक्षण में एक कारक सिद्धांत बीने, स्टर्न एवं टर्मन ने दिया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत यानी बुद्धि के दो कारक सामान्य एवं विशेष बताए। सभी व्यक्तियों में सामान्य तथा विशेष योग्यताएं होती हैं। थार्नाडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया तो थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार जेपी गिलफोर्ड ने पदानुक्रमित सिद्धांत, आर बी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे बच्चों अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। बुद्धि का सामान्य अभिप्राय व्यक्ति की समस्या समाधान एवं नवीन परिस्थितियों में प्रभावक अनुक्रिया करने की योग्यता से लगाया जाता है। निर्देशन क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग प्रायः किसी व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक बौद्धिक स्तर के मापन हेतु किया जाता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है बच्चों कि निर्देशन की दृष्टि से मात्र बौद्धिक योग्यता में विशिष्टता किसी व्यवसाय में सफलता की द्योतक नहीं है। व्यावसायिक सफलता के लिए
व्यक्ति में बौद्धिक योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य गुणों का भी पाया जाना आवश्यक है। निर्देशन के क्षेत्र में व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता का निर्धारण मूलतः दो आधारों पर किया जाता है। पहला, किसी व्यवसाय में सफल व्यक्ति में उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त सामान्य विशेषताएं या क्षमताएं पाई जाती हैं। इस विचार के अंतर्गत व्यक्ति के रुझान व बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बात का अब प्रचलन समाप्त हो गया है। व्यावसायिक सफलता निर्धारण प्रक्रिया का द्वितीय या समकालीन आधार है उन तत्व समुच्चयों का कारकीय विश्लेषण जो कि किसी एक व्यवसाय में व्यावसायिक सफलता के लिए स्वीकार किए जाते हैं। बहुकारकीय अन्वेषण के अंतर्गत यानी बहुकारकीय परीक्षण के अंतर्गत आजकल बुद्धि परीक्षणों को स्थान दिया जा रहा है। निर्देशन के क्षेत्र में अब इनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात बच्चों आता है उपलब्धि परीक्षण। व्यक्ति ने क्या सीखा या अर्जित किया, इसको जानने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। किसी अध्ययन या अभ्यास के इस एक निश्चित समय के उपरांत किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने और अभ्यास के बाद एक निश्चित समय के उपरांत व्यक्ति ने उस अध्ययन एवं अभ्यास के उपरांत क्या ज्ञान अर्जित किया या वह किस सीमा तक उस विषय में निपुणता प्राप्त की, इसी तथ्य से परिचित होने को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। और यह उपलब्धि परीक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। उपलब्धि परीक्षणों के प्रायः दो रूप प्रचलित होते हैं। पहला, शिक्षकों द्वारा उपलब्धि परीक्षण और दूसरा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। तो शिक्षकों द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण बहुधा बच्चों अक्सर यह निबंधात्मक परीक्षण होते हैं। वर्तमान समय में शिक्षकों ने वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन मानकीकरण तथा अन्य निर्माणगत त्रुटियों के कारण उपलब्धि के मूल्यांकन में शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण अपेक्षाकृत रूप से शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण अपेक्षाकृत रूप में वैध एवं विश्वसनीय स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसके विपरीत मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। परामर्शदाता द्वारा अधिकांशतः इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के उपलब्धि परीक्षण से परामर्शदाता जिस व्यक्ति को परामर्श देने के लिए सूचनाएं एकत्रित कर रहा है,
उसको व्यक्ति के उपलब्धि परीक्षण से प्राप्त आकलन, प्राप्त निर्णय, जैसे कार्य की प्रगति कितनी हुई, कार्य में उसकी क्या प्रगति है, क्या वह कार्य में रुचि ले रहा है कि नहीं, प्रगति कर पा रहा है कि नहीं, कार्य की प्रगति, उसकी त्रुटियां इत्यादियों के विषय में पर्याप्त जानकारी एकत्र करने में सहायता मिलती है। और इन जानकारियों के माध्यम से जो विशिष्ट जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, अगर एकत्र करने में विशिष्ट सहायता मिलती, उन जानकारियों के माध्यम से ही वह उस व्यक्ति को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान कर सकता है। इसके पश्चात आता है बच्चों विशेष योग्यता अथवा अभिरुचि निरीक्षण। प्रमापीकृत में बुद्धि हो चुका, निष्पत्ति यानी उपलब्धि हो चुका, अब रुचि आता है। अभिरुचि का अभिप्राय किसी निश्चित परिस्थिति, जैसे कोई व्यवसाय या स्कूल में कार्य अथवा खेलने, वाद्य यंत्रों को बजाना, भाषा को सीखना इत्यादि के लिए अभ्यास या प्रशिक्षण में सफलता की संभावना के मापन से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य या व्यवसाय में सफलता प्राप्ति की संभावनाएं व्यक्ति के लिए क्या है, इस तथ्य का निर्धारण उसकी अभिरुचि के मापन के द्वारा किया जा सकता है। अभिरुचि परीक्षण के द्वारा निर्देशनकर्ता जो है वह व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं से परिचित होता है। इसके साथ साथ छात्र या व्यक्ति को किसी व्यवसाय के चयन हेतु परामर्श देते समय परामर्शदाता व्यक्ति के अभिरुचि के अनुकूल ही उसके व्यवसायिक उद्देश्यों का निर्माण करता है। इसलिए अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से ही परामर्शदाता यह जान सकता है कि व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं क्या हैं और किस विषय में उसकी अभिरुचि है। आजकल विभेदक अभिरुचि परीक्षण का व्यापक उपयोग, वर्तमान समय में विभेदक अभिरुचि परीक्षण का व्यापक उपयोग व्यक्ति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षण द्वारा शाब्दिक तर्कणा, संख्यात्मक योग्यता, अमूर्त तर्कणा, स्थानीय संबंध, यांत्रिक तर्कणा, लिपिक गति तथा शुद्धता एवं भाषा प्रयोग आदि का अन्वेषण कर व्यक्ति की अभिरुचि का पता लगाया जाता है। इस प्रकार से पता लगाने के पश्चात ही व्यक्ति को उसके व्यावसायिक उद्देश्यों के निर्माण में सहायता प्रदान किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण के पश्चात आता है बच्चों रुचि परीक्षण। अभिरुचि अर्थात अभियोग्यता, रुचि अर्थात इंटरेस्ट। रुचि के विषय में बिंघम ने कहा, रुचि किसी अनुभव में खो जाने या लिप्त हो जाने, रुचि किसी अनुभव में खो जाने या लिप्त हो जाने तथा उसे जारी रखने की प्रवृत्ति है। ड्रीवर ने कहा, रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष है।
इस दृष्टि से रुचियां 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्रदर्शित, दूसरा अभिव्यक्त, तीसरा प्रमाणित, चौथा परीक्षित। व्यक्ति के अध्ययन के लिए इनका परीक्षण आवश्यक है। आप सभी विद्यार्थियों, छात्राओं को यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आदतें, बातचीत का तरीका, शारीरिक गठन सब कुछ भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी रुचियां भी भिन्न होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अलग रुचि होती है। रुचि से तात्पर्य है किसी विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से जुड़ी प्रतिक्रिया के प्रति व्यक्ति की अपनी पसंद की भावना, अपना पसंद क्या है, किस विषय में आपका इंटरेस्ट है, किस जगह पे आपकी रुचि है, कला में आपकी रुचि है, विज्ञान में आपकी रुचि है, साहित्य में है कि संगीत में है, यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो यह परिस्थिति विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से जुड़ी होती है, जुड़ी एक प्रतिक्रिया है। रुचि का संबंध चूंकि भावना से है, रुचि का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत भावना से है, अतः इसका वस्तुपरक मापन संभव नहीं है। केवल इसका वस्तुपरक मापन नहीं किया जा सकता है। केवल इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति व्यक्ति के कहने के अनुसार, कथनों के आधार पर जानी जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रुचि के विषय में केवल अनुमानांकन ही संभव है। इसी कारण से रुचि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाता है। और ये साधन 2 प्रकार के हैं, व्यक्ति के द्वारा दी गई आत्मसूचना तथा प्रश्नावली। आत्मसूचना रिपोर्ट के विश्लेषण तथा प्रश्नावली से प्राप्त रुचि विषयक जानकारी व्यक्ति के व्यावसायिक चयन के निर्धारण में विशेष महत्वपूर्ण योगदान देती है और सहायता प्रदान करती है। सुनिर्देशन के द्वारा शिक्षालय जीवन तथा सामुदायिक क्रियाकलापों का रुचि के विकास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लिबास, नकाब या मुखौटा। रंगमंच पर बच्चों विभिन्न पात्रों का अभिनय करने के लिए पहले मुखौटों का प्रयोग किया जाता था। ये मुखौटे पात्रों के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते थे। आइजेंक के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक आकार का कुछ ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व क्या है? इस विषय में मूलतः 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं बच्चों। सबसे पहले आप सभी लोगों के दिमाग में जब व्यक्तित्व की बात आती है तो आप किसी की पर्सनालिटी
को देखकर, उसके शारीरिक गठन को देखकर आप कह देते हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन वह व्यक्तित्व का परिचायक नहीं होता है। व्यक्तित्व उन सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों, आकांक्षाओं, अभिरुचियों तथा रुचियों का एक संगठन है जो कि व्यक्ति की विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहारों का प्रतिरूप एवं उसकी संरचना करता है। केवल उसके बाह्य रूप को देखकर हम उसके व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उनमें सभी गुणों का होना आवश्यक है। व्यक्ति का जो प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उसी के आधार पर व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व के विषय में अवधारणात्मक अंतर के कारण उसके विषय में जानकारी एकत्र करने की प्रविधियां भी अलग अलग हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रेक्षण या अवलोकन एक सामान्य विधि है जिसका उपयोग अधिकांशतः शिक्षकों एवं परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। व्यक्तित्व मापन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों या परीक्षणों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, व्यक्तित्व मूल्यांकन की अणुत्मक विधि जिसमें विशिष्ट व्यवहारों के प्रति अलग अलग जानकारी एकत्र करके उनके आधार पे पूरे व्यक्तित्व के विषय में निष्कर्ष निकालना। और दूसरा है बच्चों, व्यक्तित्व मूल्यांकन की समग्र विधि। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में एक साथ सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अणुत्मक विधि में आत्मकथा विश्लेषण, समाज मितिक विधि, विकास संबंधी रिकार्डों का विश्लेषण इत्यादि सम्मिलित है। और समग्र विधि में बच्चों प्रेक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मानकीकृत परीक्षणों के जिन 5 प्रकारों का हमने आपको ज्ञान कराया, उनमें मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय हैं। मानकीकृत परीक्षणों की विशेषताओं में सबसे पहले या गुणों में आप समझ लीजिए कि मानकीकृत परीक्षण के गुण क्या है। ये वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय होते हैं। मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा एकत्र जानकारी की व्याख्या में मतभेद की संभावना कम होती है। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग में जहां अनेक लाभ है, वहीं इनके कुछ सीमाएं भी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की उपयोगिता सीमित होती है। सबसे पहले इसकी सीमाएं क्या हैं? पर्यवेक्षण विधि में अधिक समय लगता है। पर्यवेक्षण प्रविधि उसी समय उपयोगी होती है जबकि प्रेक्षक के सम्मुख प्रेक्षण के उद्देश्य एवं परिस्थितियां पूर्णतः स्पष्ट होती हैं। बच्चों का प्रेक्षण जब कोई अपरिचित व्यक्ति करता है तब बच्चों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और इस प्रकार प्रेक्षण भी उपयोगी नहीं रहता है। फिर भी इन सभी सीमाओं के होते हुए भी यदि प्रेक्षक प्रेक्षण प्रविधि में कुशल है तो वह सफलतापूर्वक प्रेक्षण कर सकता है। मुख्य बात यह है कि प्रेक्षक भावात्मक रूप से प्रेक्षण ग्रहण करते समय प्रेक्षक भावात्मक रूप से प्रेक्षण करते समय अपने को अलग रखे और अपने पूर्वाग्रह एवं विचारों को भी प्रेक्षण की प्रक्रिया में न आने दें।
इस प्रकार से व्यक्ति अध्ययन एवं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने में प्रक्षेपी प्रविधियां सहायक होती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रक्षेपी प्रविधियां अमानकीकृत प्रविधियों के अंतर्गत होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों प्रक्षेपी प्रविधियों का व्यक्तित्व के अध्ययन में इतना अधिक उपयोग होने लगा है कि इनका स्थान मानकीकृत परीक्षणों के निकट माना जाने लगा है। यहाँ पे आपका व्यक्ति अध्ययन विधि का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।